इस पार्ट में हमारे आसपास कैसी मिट्टी होती है और वो कैसे बनती है उसके बारे में बताया है। तो आप में से किसी को पता है मिट्टी कैसे बनती है? नहीं पता है? तो हम बताते हैं आज। मिट्टी में क्या होता है, आपने देखा होगा आपके खेतों में थोड़ी अलग तरह की मिट्टी होती है। आप अपने गांव में आपके एक नदी है, आप उसके पास जाओगे तो आपको अलग तरह की मिट्टी दिखेगी। आप किसी रेगिस्तान में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, तो आपको अलग तरह की मिट्टी दिखेगी। तो मिट्टी क्या होता है, ये मिट्टी ना अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसी अलग अलग होती है। कहीं पे रंग अलग होता है, कहीं पे मिट्टी में पानी कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं पर मिट्टी एकदम रेत के जैसी होती है, जैसे आपके नदी के आसपास होता है। तो होता क्या है कि हमारे जो धरती की सबसे ऊपर की परत है, जैसे पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, ये समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा घिसती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा टूटती रहती हैं। जैसे हमारे जो पहाड़ होंगे, हमारी जो नदियां हैं वो पहाड़ों से आती हैं, है ना? तो जब बारिश होती है पहाड़ों में, तेज बारिश का पानी पहाड़ की पत्थर के ऊपर आके गिरता है तो पत्थर थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। ऐसे ही जब पहाड़ों में से नदियां बहती हैं तो नदियां पहाड़ों को थोड़ा थोड़ा तोड़ने लगती हैं, चट्टानों को थोड़ा थोड़ा काटने लगती हैं, और वो इन चट्टानों को अपने साथ बहा के नीचे लेके आती हैं। जैसे जैसे वो नीचे आती रहती हैं, वो जो पहाड़ की जो वो पत्थर थे वो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक हो जाते हैं, और आखिर में आके वो मिट्टी बन जाते हैं। इस तरीके से ये जो हमारी नदियां पहाड़ों से बहती हुई नीचे आती हैं, ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके नीचे आती हैं। ठीक है? तो मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनती है पहाड़ों से। पहाड़ों में जो चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनसे मिट्टी बनती है। वो टूटते रहते हैं और उनके टूटने से मिट्टी बनती है। ठीक है? कैसे बनती है मिट्टी, बताइए। हाँ, तो पहाड़ों के टूटने से जो चट्टानें टूटती हैं, छोटी छोटी टुकड़ों में बंटती जाती हैं और वो नीचे आके मिट्टी बन जाती हैं। वैसे ही अब पहाड़ों की जो मिट्टी है वो नदियां नीचे लेके आती हैं। फिर ये जो मिट्टी है, हवा के साथ, जैसे बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, या हवा चली, आंधी चली, तो उसके साथ उड़ के ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस तरीके से ये जो पहाड़ों से जो मिट्टी आ रही थी, ये हमारे खेतों में पहुंच जाती है, या अलग अलग जगह पे पहुंच जाती है। इसके साथ ही हमारे आसपास जो चट्टाने हैं, जो पत्थर है, वो भी, उनसे जब आंधी चलती है तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके झड़ने लगते हैं। अभी जैसे ये देखिए, आपका स्कूल है, आप जिस कमरे में बैठे हो, आपकी कमरे की दीवार सफेद रंग की है ना? सफेद है ना, या कोई और रंग है? आपके आपके स्कूल, आपकी क्लास की दीवारें कैसे रंग की हैं? ठीक है, सफेद रंग की है ना? तो इस पे हर 2-3 साल में चूना कराना पड़ता है ना, सफेद रंग का। अगर आप इस पे 10 साल 15 साल चूना नहीं कराएंगे तो क्या होगा? दीवारें झड़ने लगेंगी, दीवारों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलने लगेगी ना। आप इसमें 50 साल नहीं कराओगे चूना, तो दीवारें बहुत पुरानी हो जाएंगी, दीवारें टूटने लगेंगी, है ना? कभी पुराने मकान देखे हैं गांव में, जो कि 50 साल पुराने हो गए, 60 साल पुराने हो गए, उनकी दीवारें झड़ती है ना? तो झड़ती हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा मिट्टी जैसा निकलता है। तो जैसे अगर आप चूना नहीं करोगे दीवार पे, तो दीवार झड़ने लगती है। ऐसे ही पहाड़ झड़ते हैं, ऐसे ही पत्थर झड़ते हैं। जब पत्थर 50 साल, 100 साल, 500 साल तक रखा रहता है, तो जैसे आपकी स्कूल की दीवार झड़ेगी, वैसे ही वो पहाड़ों का पत्थर भी दीवार के जैसे झड़ता है। उससे भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती रहती है, और वो मिट्टी हवा के साथ उड़ के इधर से उधर जाती है। आया समझ में?
तो जैसे आप चूना नहीं करोगे दीवार पे, दीवार झड़ने लगती है, वैसे ही पहाड़ भी झड़ते हैं। आपकी स्कूल की दीवार 10 साल में झड़ने लगेगी, पहाड़ जो हैं वो 100 साल 500 साल में वो भी झड़ने लग जाते हैं, उनमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलने लग जाती है और इस तरीके से मिट्टी बनती है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया ना मिट्टी कैसे बनती है। इसके साथ साथ हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, जैसे चींटियां रहती हैं, केंचुआ रहता है मिट्टी के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये भी मिट्टी को काट काट के छोटे छोटे कणों में बदलते रहते हैं। इससे भी मिट्टी को ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। तो ये जो मिट्टी होती है उसके अंदर मान लो चींटियां रह रही हैं, मिट्टी के अंदर केंचुआ रह रहा है, तो इन सबको सांस तो लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, है ना। तो ये लोग सांस कैसे लेते हैं, जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर छोटी छोटी जगह होती है जहां पर हवा होती है। आपने देखा होगा ना, मिट्टी थोड़ी थोड़ी, अगर मिट्टी में आप पानी डालो तो मिट्टी क्या करती है, पानी को सोख लेती है अंदर। आपके पास बारिश होती है, बारिश होगी तो थोड़ी देर के लिए पानी इकट्ठा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है। तो मिट्टी के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उन कणों के अंदर कणों के बीच में जगह होती है, और उस जगह के बीच में हवा होती है, वायु होती है। तो हमारे मिट्टी के अंदर जो चींटियां रहती हैं, केंचुए रहते हैं, या और छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वे इस हवा का इस्तेमाल करके सांस लेते हैं। समझ में आया केंचुआ सांस कैसे लेता है। केंचुआ हवा के अंदर, मिट्टी के अंदर जो हवा फंसी हुई है उसमें से ऑक्सीजन लेता है। तो यहाँ पे एक प्रयोग भी बताया गया है कि आप मिट्टी लो, और उस मिट्टी को अगर आप एक ग्लास में डाल दोगे, और ग्लास में मिट्टी डालने के बाद अगर उसमें ऊपर से आप पानी डालोगे, तो आप देखोगे कि पानी में से बुलबुले निकलेंगे। तो वो बुलबुले जो निकलते हैं वो हवा के बुलबुले निकलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मिट्टी के अंदर हवा है, और उसी हवा का, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो ये पहाड़ हैं, जैसे आपकी दीवारें झड़ती हैं वैसे ही पहाड़ भी झड़ते रहते हैं और उनसे मिट्टी बनती रहती है। तो ये जो मिट्टी बनती है ये हवा से बनती है या बारिश से बनेगी। जैसे कि आप मान लो, आप पहाड़ के ऊपर लगातार बारिश का पानी गिरेगा तो पहाड़ और ज़्यादा झड़ेगा, जब आंधियां चलेंगी तो पहाड़ और ज़्यादा झड़ेगा। तो इसलिए हवा से, पानी से जब ये पहाड़ झड़ते हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर मिट्टी बनती हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको अपक्षय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय का मतलब है कि पहाड़ टूटकर धीरे धीरे मिट्टी में बदल गए, बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर धीरे धीरे मिट्टी में बदल गए। ठीक है, तो ये हवा के कारण, पानी के कारण हमारी मिट्टी बनती है। और हमारी जो धरती है उसमें मिट्टी बहुत नीचे तक है ना। आप खोदते रहिए, मिट्टी कभी खत्म नहीं होती। किसी ने देखा मिट्टी को खत्म होते। आपने देखा होगा गांव में, आपके गांव में कुआं है, तो कुआं देखा ना कितना गहरा होता है, लेकिन फिर भी उसमें नीचे मिट्टी होती है। तो मिट्टी जो है वो बहुत नीचे तक होती है, और ये जो मिट्टी नीचे तक होती है इसमें अलग अलग तरह की परत होती हैं। मिट्टी में अलग अलग तरह की परत होने का मतलब है कि, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है। आप थोड़ी सी मिट्टी लो और उसको पानी में मिला दो चम्मच से। आप उसको पानी में अच्छे से घोल दो। जैसे ही आप उसको घोलना बंद करोगे, आप देखोगे कि पानी के अंदर जो मिट्टी घुली हुई है उसके ना रंग थोड़े अलग अलग आएंगे। जो सबसे नीचे की मिट्टी होगी वहां पे थोड़ा गाढ़ा रंग होगा पानी का। जैसे आप घोलना रोकोगे, जैसे आप घोलोगे उस समय तो पूरे पानी का रंग एक जैसा होगा, लेकिन जब आप घोलना बंद करोगे तो नीचे सबसे गाढ़ा रंग होगा पानी का, उससे ऊपर थोड़ा हल्का रंग होगा, उससे ऊपर और हल्का होगा, उसके ऊपर हल्का, और सबसे ऊपर देखोगे आप कुछ सूखी सूखी पत्तियां या फिर कुछ
मिट्टी में कुछ ऐसी चीजें जो बेकार सड़ गई हैं वो उसके ऊपर तैर रही हैं। तो ये जो अलग अलग तरह का पानी का रंग बनता है, ये रंग होता है अलग अलग तरह की मिट्टी के कारण। तो जो सबसे नीचे जो मिट्टी होती है वो सबसे भारी होती है। जो सबसे भारी होती है इसमें मोटे मोटे कण होते हैं मिट्टी के, इसको बोलते हैं बजरी। छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे एकदम छोटे छोटे, बजरी। आपके घरों में आपने बताया था कि आपके बहुत सारे लोगों के पिताजी राजमिस्त्री हैं। तो राजमिस्त्री का काम होता है घर बनाने का, है ना। तो वो घर बनाने के लिए बजरी का इस्तेमाल करते हैं। बजरी आपने देखी होगी, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं एकदम छोटे छोटे। उसको बजरी बोलते हैं, इसको घर बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इसके ऊपर की जो परत बनेगी पानी की, थोड़ा जो गाढ़ा रंग है, वो परत होगी बालू की। बालू होता है रेत के जैसा। घर बनाने में भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा एक रेत के जैसा भूरे रंग का, घर बनाने के लिए प्लस्तर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर का जो पानी होगा उसका रंग गाढ़ा नहीं होगा, ये कम गाढ़ा रंग होगा। यहाँ पे मिट्टी के छोटे कण पानी में मिले हुए होंगे। इसके ऊपर का रंग होगा वो पानी का काफी साफ होगा, क्योंकि ये साफ पानी होगा। और ऊपर जो चीजें तैर रही होंगी वो होगा ह्यूमस, जैसे कि सूखी हुई पत्तियां, पेड़ पौधे। तो ये जो हमें अलग अलग तरह का पानी मिल रहा है, पानी का रंग मिल रहा है, उस समय पता चलता है कि जो हमारी मिट्टी है वो कई तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह की। वो एक साथ मिलके हमारी मिट्टी बना रही है, लेकिन मिट्टी में अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं, अलग अलग तरह के कण हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कभी नया नलका लगाते हो तो शुरू में मिट्टी का पानी आता है ना। कभी नया नलका लगा है, आपने देखा है। जब नया नलका लगता है तो उसमें शुरू में मिट्टी का पानी आता है, फिर धीरे धीरे पानी साफ हो जाता है। तो जब आप मिट्टी के पानी को एक बाल्टी में रखते हो तो थोड़ी देर बाद देखते हो ना कि मिट्टी पानी में नीचे बैठ गई। देखा है ऐसा। अगर आप एक मिट्टी वाले पानी को बाल्टी में रख के छोड़ देते हो तो थोड़ी देर बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, बैठ जाती है ना। तो जो मिट्टी थी वो थी मिट्टी बालू रेत, वो थोड़ी भारी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। इस तरीके से हम पानी को साफ भी कर सकते हैं। लेकिन उसी की तरह इस वाले प्रयोग में भी अलग अलग तरह की मिट्टी थी। कुछ मिट्टी ज्यादा नीचे बैठी, कुछ मिट्टी कम नीचे बैठी, उस हिसाब से पानी का रंग अलग अलग हुआ। तो ये इतने सारे तरह की मिट्टी हैं। तो इन मिट्टियों को जानने के लिए अगर कभी भी आप देखोगे कोई नया कुआं खोदता है, जब आप नया कुआं खोदता हुआ देखोगे तो आप देखोगे कि जब कुएं में नीचे तक खोदते जाएंगे तो मिट्टी का रंग भी अलग अलग आएगा। जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम मिट्टी को और गहरा खोदते जाते हैं मिट्टी का रंग बदलता जाता है। तो ये जो अलग अलग तरह की परत होती है मिट्टी की, रंग इसीलिए बदलता है क्योंकि मिट्टी की अलग अलग तरह की परत होती है। तो ये जो अलग अलग तरह की परत है, इसको हम एक मृदा परिच्छेदिका से दिखाते हैं। मतलब इसकी जो हम फोटो दिखाते हैं ना, इसको बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं। हाँ। तो इसमें ये मिट्टी की अलग अलग तरह की परत हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली परत होती है जो हम अपने खेतों में देखते हैं, अपने आसपास की जगह पे देखते हैं, जिसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं। इस वाली जो सबसे ऊपर की परत है, इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब है सड़ी गली पत्तियां। तो इससे हमारे पौधों को बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं जिनका वो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। इस मिट्टी में हवा भी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ऊपर वाली परत में। इसी कारण जो ये चींटियां हैं, केंचुए हैं, इस मिट्टी के अंदर रह पाते हैं, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो हमारे पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनकी जड़ें भी इस सबसे ऊपर वाली परत में होती हैं। इस सबसे ऊपर वाली परत को शीर्ष मृदा कहते हैं।
क्या बोलते हैं? शीर्ष मृदा। ठीक है, क्या बोलते हैं दोबारा बताइए? शीर्ष मृदा। ठीक है, इस शीर्ष मृदा में सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और हमारे जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, चींटियां हैं, केंचुए हैं, वो भी इसी के अंदर रहते हैं। हमारे पौधों की जड़ें शीर्ष मृदा में होती हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे हम इस शीर्ष मृदा को और ज्यादा खोदते चले जाएंगे, तो इसके नीचे एक अलग रंग की मिट्टी आ जाएगी। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की मिट्टी थोड़े से काले रंग की है ना? खेतों में आप देखोगे मिट्टी थोड़ी काले रंग की है। उसको जैसे आप और ज्यादा खोदते जाएंगे, तो नीचे एक अलग परत आ जाएगी मिट्टी की। ये जो नीचे वाली परत होती है, इसमें हवा कम होती है। ऊपर वाली जो परत है उससे हवा कम होती है, लेकिन इस नीचे वाली परत में खनिज पदार्थ ज्यादा होता है। ये परत थोड़ी सी कड़ी भी होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली परत हुई हमारी शीर्ष मृदा। क्या हुई सबसे ऊपर वाली? शीर्ष मृदा। इसको हम ए संस्तर स्थि भी बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली को बोलते हैं ए संस्तर स्थि। क्या बोलते हैं? ए संस्तर स्थि। उसके वाली जो नीचे की परत है, नीचे वाली परत में खनिज पदार्थ ज्यादा होते हैं, लेकिन ह्यूमस कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। तो चींटियां, केंचुए वगैरह इस मिट्टी में नहीं रहते, इसके ऊपर वाली मिट्टी में रहते हैं। तो ये जो दूसरी परत है मिट्टी की, इसको बोलते हैं बी संस्तर स्थि। क्या बोलते हैं? ठीक है, और इसके जो नीचे वाली तीसरी परत होती है, इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं। इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, इसमें कोई ह्यूमस नहीं होता, इसमें कोई हवा नहीं होती, ये मिट्टी और भी ज्यादा कड़ी होती है। इसको बोलते हैं सी संस्तर स्थि। क्या बोलते हैं? ठीक है, और ये जो सी संस्तर के नीचे होती है एक और चौथी परत, ये चौथी परत एकदम एक पत्थर के जैसी होती है। जैसा पहाड़ होता है ना पत्थर का, ये इसके नीचे की परत एकदम पत्थर होती है। इसको हम फावड़े से नहीं खोद सकते। अगर हमें इसको खोदना है तो हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो आखिरी वाली परत होती है, इसको बोलते हैं आधार शैल। क्या बोलते हैं? आधार शैल। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारी धरती की मिट्टी जो है, उसकी चार परत हैं। सबसे पहली है ए संस्तर, जिसको शीर्ष मृदा भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे छोटे मोटे कीड़े, जीव जंतु रहते हैं, हमारे पौधों की जड़ें होती हैं। इसके अंदर ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, उसके नीचे की परत होती है बी संस्तर। इसमें खनिज पदार्थ ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस कम होता है, इसमें हमारे जीव जंतु नहीं रहते। उसके नीचे की परत तीसरी होती है सी संस्तर। सी संस्तर में हमारे रोड़े पत्थर ज्यादा होते हैं, छोटी मोटी चट्टानें ज्यादा होती हैं। और सबसे नीचे की जो परत है आधार शैल, वो एकदम एक पत्थर ही होता है पूरा, वो एक पहाड़ ही होता है। इसको हम फावड़े से नहीं खोद सकते। अगर हमें इसको खोदना है तो हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? पक्का? समझ में आ गया ना? घर जाके पढ़ोगे? ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं मृदा के प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारी धरती में, हमारी पृथ्वी में मिट्टी की कितनी परत हैं। हमने चार परत पढ़ी। अब अगला हमें पढ़ना है कि ये मिट्टी किस किस तरह की होती है। तो मूल रूप से मिट्टी तीन प्रकार की होती है। एक होता है बालुई मिट्टी, दूसरी दोमट मिट्टी, तीसरी मृणमय। तो बालुई मिट्टी होती है जो कि आप रेत देखते हो। आपकी नदी में आप अगर नीचे जाओगे, नदी की तली में आपको रेत मिलेगा। या आप राजस्थान में जाओगे तो आपको रेत उड़ता हुआ मिलेगा इधर से उधर। रेत के टीले होते हैं, रेत के टिब्बे होते हैं। तो जो रेत होता है, वो होता है बलुई मिट्टी। ये एकदम सूखा सूखा रहता है। ठीक है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होता। रेत के अंदर फसल करना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी मिट्टी होती है
एक होती है मृणमय मृदा। आपने देखा है चिकनी मिट्टी, जिसके कि हमारे बर्तन बनते हैं, घड़ा बनता है, मटका बनता है, दिए बनते हैं, वो होती है चिकनी मिट्टी। ये बहुत बारीक होती है, एकदम चिकनी होती है। अगर ये गीली है तो आप इस पे से फिसल सकते हो, है ना। तो ये होती है चिकनी मिट्टी, इसको बोलते हैं मृणमय मृदा। ठीक है। तो एक हमने पढ़ा बालुई मृदा, जो कि एकदम रेत होता है, और दूसरा हमने पढ़ा मृणमय मृदा, जो कि चिकनी मिट्टी होती है। रेत के कण सबसे बड़े होते हैं, रेतीली जो मिट्टी है उसके कण सबसे बड़े होते हैं, और ये जो मृणमय मृदा है इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं दोमट मिट्टी। तो दोमट मृदा जो है उसमें आधा तो रेत होता है और आधी मृणमय मृदा होती है। तो ये दोनों का मिश्रण होता है। अगर हम दोमट मिट्टी और मृणमय मृदा, चिकनी मिट्टी को मिला दें, बालुई मिट्टी को और चिकनी मिट्टी को मिला दें, तो हमारी दोमट मिट्टी बनती है। तो हमारे जो खेत की जमीन होती है, खेतों में हमारे ज्यादातर ये दोमट मिट्टी होती है। समझ में आया कितने तरह की मिट्टी है हमारे पास? समझ में आ गया ना। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि इन मृदा के क्या क्या गुण होते हैं। मृदा के दो तीन तरह के गुण हैं। जैसे सबसे पहला है जल अंतः स्रवण दर। इसका मतलब है कि मिट्टी कितना जल्दी पानी को सोख लेती है। आप देखोगे कि आप अगर रेत पे पानी डालते हो तो रेत पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है ना। और अगर आप चिकनी मिट्टी पे पानी डालते हो तो चिकनी मिट्टी उसको धीरे धीरे सोखती है, बहुत जल्दी नहीं सोखती। तो कुछ मिट्टियों का पानी सोखने का दर, पानी को अपने अंदर अवशोषित करने का दर ज्यादा होता है, कुछ मिट्टियों का कम होता है। जो बालू मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो कण एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इसीलिए उनके बीच में बहुत सारी हवा होती है। तो जैसे ही आप रेतीली मिट्टी में पानी डालते हो, वो पानी फट से उन खाली जगहों पे चला जाता है, इसीलिए बालुई मिट्टी पानी को जल्दी सोख लेती है। ठीक है। और जो चिकनी मिट्टी होती है उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसके कणों के बीच में जगह बहुत कम होती है, इसीलिए वो चिकनी मिट्टी पानी को बहुत धीरे धीरे सोखती है, वो बहुत जल्दी नहीं सोख पाती। तो ये तो था कि जल का अंतः स्रवण दर, कि मिट्टी कितना जल्दी पानी को अपने अंदर सोख सकती है। उसके बाद दूसरा होता है मृदा में नमी, कि हमारी मिट्टी में नमी कैसे रहती है। इसमें एक यहाँ पे एक क्रियाकलाप बताया है कि आप एक जार में लेके मिट्टी रख दो, उसका ढक्कन बंद कर दो। थोड़ी देर बाद देखोगे कि जार में अंदर की तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो गई हैं। ये छोटी छोटी बूंदें इसलिए इकट्ठी होती हैं क्योंकि जब इसको हम धूप में रखते हैं तो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है, मतलब मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, वो पानी इस जार के अंदर की जो दीवार है, शीशा जो है अंदर का, उस पर इकट्ठा होने लगता है, उसके ऊपर जमा होने लगता है। इसीलिए इसके अंदर की तरफ एक ओस के जैसा जम जाता है और पानी की बूंदें बनने लगती हैं। तो ये होता है मिट्टी में नमी होने के कारण। अब कुछ मिट्टियों में नमी ज्यादा होती है, कुछ मिट्टियों में नमी कम होती है। जैसे कि रेतीली मिट्टी है, वो बहुत ही सूखी होती है, उसमें उतनी नमी नहीं होती। लेकिन हमारे जो खेत की मिट्टी है, खेत की मिट्टी में अच्छी खासी नमी होती है ना। खेत की मिट्टी हमेशा थोड़ी गीली गीली होती है, उसका रंग भी अलग होता है, लेकिन रेत हमेशा सूखा मिलेगा आपको। रेत को आप मुट्ठी में पकड़ोगे तो धीरे धीरे वो सारा मुट्ठी से निकल जाएगा। तीसरा है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। अब हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई मिट्टी पानी को जल्दी अपने अंदर खींचती है, कोई मिट्टी पानी को धीरे धीरे अपने अंदर खींचती है। उसी प्रकार कुछ मिट्टियां पानी को अपने अंदर ज्यादा सोख कर रखती हैं, कुछ मिट्टियां कम सोख कर रखती हैं। जैसे कि रेतीली मिट्टी का मैंने उदाहरण दिया, तो रेतीली मिट्टी में जो पानी है और वो पानी को अपने अंदर रोक कर नहीं रख पाती,
इसीलिए रेतीली मिट्टी में से पानी जल्दी बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जो चिकनी मिट्टी है, उसमें पानी जाता तो बहुत देर में है अंदर, लेकिन एक बार अंदर चला जाए तो पानी उसमें से निकलता भी बहुत देर में है, तो वो पानी को अपने अंदर सोख कर रखती है। इसीलिए हमारी खेतों वाली मिट्टी भी बहुत देर तक पानी को अपने अंदर सोख कर रखती है। इसी कारण हम उस मिट्टी में पौधे लगा पाते हैं, क्योंकि उस मिट्टी में अधिक देर तक पानी रहता है। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी। मृदा के गुण में हमने पढ़ा मृदा का अंतःस्रवण दर। इसका मतलब है कि मिट्टी ने कितनी जल्दी पानी अपने अंदर खींच लिया। तो इसमें जो रेतीली मिट्टी होती है वो सबसे जल्दी पानी खींच लेती है अपने अंदर। उसके बाद हमने अगला पढ़ा कि मृदा में नमी, कि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर पानी रहता है, उसको नमी बोलते हैं। और जो चिकनी मिट्टी होती है या खेतों में लगने वाली दोमट मिट्टी होती है, वो अपने अंदर पानी को ज़्यादा देर तक सोख कर रखती है। वहीं दूसरी ओर जो हमारी रेतीली मिट्टी है, वो पानी को जल्दी ही छोड़ देती है, उसके अंदर पानी वैसे भी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो बालुई मिट्टी है उसके जो कण हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनके वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, उनके बीच में खाली जगह बहुत रहती है। इसीलिए वो हल्की भी होती है, उनके बीच में जगह भी ज़्यादा होती है, तो वो पानी को जल्दी अपने अंदर खींच भी पाती है। लेकिन खींच लेती है तो जगह होती है तो पानी वापस भी बाहर जल्दी निकल जाता है। जो चिकनी मिट्टी होती है, मृणमय मृदा होती है, उसके कण सबसे छोटे होते हैं, तो इसलिए वो पानी को धीरे धीरे खींचती है अपने अंदर, लेकिन एक बार खींच लेने के बाद पानी अपने अंदर ज़्यादा देर तक रखती है। जो दोमट मिट्टी है वो मिश्रण है चिकनी मिट्टी का और रेत का, तो मिश्रण होने के कारण ये मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक सोख कर रखती है, और ये मिट्टी हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बालुई मिट्टी है ये समुद्र के तटों पर, नदियों के आसपास या रेगिस्तानी जगह में, जैसे कि राजस्थान है हमारा, वहां पर पाई जाती है। चिकनी मिट्टी जो है वो हमारी भी नदियों के आसपास उनके मुहानों पे या फिर मैदानी जगहों पे जो है वो दोमट मिट्टी हमारी पाई जाती है। इसको हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी है। जैसे आपके झारखंड में पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर है मृदा और फसलें। फसलें भी मिट्टी के हिसाब से उगाई जाती हैं। कोई मिट्टी किसी फसल के लिए अच्छी होती है तो कोई मिट्टी किसी और फसल के लिए अच्छी होती है। जैसे कि चावल की जो खेती है, चावल की खेती चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन गेहूं की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। और कपास उगाने के लिए रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो इसीलिए अलग अलग तरह की फसल को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी अच्छी होती है। चावल उगाने के लिए चिकनी मिट्टी, गेहूं उगाने के लिए दोमट मिट्टी, और कपास उगाने के लिए रेतीली मिट्टी। तो इसी तरह हमारे जो रेगिस्तानी वाली जगह हैं, राजस्थान है, वहां पर कपास की खेती ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे मिट्टी रेतीली है। झारखंड में मिट्टी चिकनी ज्यादा है, तो झारखंड में चावल की खेती ज्यादा होती है। तो इसीलिए मिट्टी के हिसाब से हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की खेती होती है। समझ में आया मृदा और फसलें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं? मिट्टी के हिसाब से हम लोग फसल उगाते हैं। हमारी मिट्टी का हमारे तापमान पर भी बहुत फर्क पड़ता है। अभी जब दिन का समय होता है तो आपने देखा है हमारी जो धरती है, हमारी जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि दिन के समय जब धूप निकलती है तेज, तो ये मिट्टी को जो है वो उसकी गर्मी को सोख लेती है और मिट्टी गर्म हो जाती है। इस कारण हमारे आस पास का वातावरण भी गर्म हो जाता है। गर्मियों में अगर आप कभी अपने खेतों में जाओगे
तो आप देखोगे कि जब आप अपने खेत में खड़े होगे दोपहर के समय, आप देखोगे कि धरती में से आपको लगेगा जैसे धुआं सा निकल रहा है। कभी देखा है? या रोड पे आप देखोगे आपको लगेगा धुआं सा निकल रहा है धरती से। ऐसा लगता है कि हवा कांपती हुई ऊपर जा रही है। तो क्या होता है, जब हमारी मिट्टी गर्म हो जाती है गर्मियों में, तो मिट्टी के अंदर की जो नमी होती है, मिट्टी के अंदर का जो पानी है, वो भाप बन के ऊपर उठने लगता है। तो जब मिट्टी का पानी भाप बन के ऊपर उठता है तो उसके कारण हमें लगता है कि हवा में थोड़ा सा कपकपी है, कंपन सा हो रहा है, और मिट्टी गर्म हो जाती है। उसके कारण आसपास का वातावरण गर्म होता है। जैसे ही सूरज छिप जाता है तो ये मिट्टी जल्दी से ठंडी होने लगती है, और शाम को मिट्टी ठंडी हो जाती है। इस कारण हमारी रात को हमारा तापमान कम होता है। तो दिन के समय में मिट्टी गर्म होने के कारण हमारे तापमान ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन रात में ठंडा होता है। उसका कारण यही है कि मिट्टी जो है वो ठंडी हो जाती है और ठंड लगने लगती है। जो रेगिस्तान वाली जगह है, जहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमारा राजस्थान है, वहाँ पे गर्मियों के मौसम में भी रात को बहुत ठंडा होता है और दिन के समय बहुत गर्म होता है। क्योंकि जो रेत है, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और जब वो ठंडा है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसीलिए रात के समय पे रेगिस्तानी जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो समझ में आया कि हमारे दिन में गर्मी क्यों होती है और रात को दिन हमारा ठंडा क्यों होता है। दिन में गर्मी इसीलिए होती है क्योंकि दिन में हमारी मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है, हमारी मिट्टी गर्म हो जाती है। इसके कारण हमारे आसपास के वातावरण को वो गर्म कर देती है। लेकिन शाम को मिट्टी ठंडी हो जाती है और मिट्टी ठंडा होने के कारण हमारे आसपास का तापमान कम हो जाता है। समझ में आ गया? ये आपका बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान पाठ था। आप इसको अपने घर जाके पढ़िएगा, क्योंकि ये पाठ यहीं तक का है। ये पाठ खत्म हो गया है। आप लोग इसको घर पे जाके अच्छे से पढ़िएगा, और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।